analysis. Next topic that we will start is error analysis. अब ये जो error analysis है, this starts with the concept of accuracy and precision. तो देखिए एरर एनालिसिस हम करते क्यों? जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करोगे ना, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हो, एक सिंपल सा भी अगर एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप किसी वायर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ एरर जरूर आता है। कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उस इंस्ट्रूमेंट के साथ इश्यूज हो, और कई रीजंस हो सकते हैं एरर के। ऐसा भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के अलावा आप जो मेथड यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, उस मेथड में कुछ इश्यूज हैं। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स आते हैं इंस्ट्रूमेंट में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका जो भी मेजरमेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और आपके रूम के टेम्परेचर में कुछ माइन्यूट सा वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन आप उस वेरिएशन की वजह से भी एरर आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मान के चलते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ एरर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में एरर लिखें कि कितना एरर आ रहा है। सो वो ब्रांच जो एरर के साथ डील करती है, दैट्स एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में फिजिक्स तो कम, आप मैथ ज्यादा यूज करेंगे। लाइक जब आप एरर एनालिसिस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये फिजिक्स का कम टॉपिक है, हम मैथमेटिक्स ज्यादा कर रहे हैं। आप राउंड ऑफ करना सीखोगे, आप सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करना सीखोगे, काउंट करना सीखोगे, तो फिजिक्स कम होगी, मैथ ज्यादा आएगी। ये एक्सपेरिमेंट्स का टॉपिक। जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप एरर एनालिसिस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करें। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एरर एनालिसिस स्टार्ट करेगा विद द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। बिफोर राइटिंग द डेफिनेशंस, पहले समझो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में फर्क क्या हो। डे टू डे लाइफ में, लिटरेचर में शायद हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन को एक ही तरह से यूज करते हैं, बट फिजिक्स में एक्यूरेसी और प्रिसिशन दो अलग अलग क्वांटिटी। मतलब समझिएगा एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या फर्क है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कोई मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट है, एक्यूरेट होने का मतलब है कि जो भी आपने मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है। ट्रू वैल्यू क्या क्या मतलब है? ट्रू वैल्यू इज एग्जैक्ट वैल्यू। मान लीजिए आप एक रॉड लेते हो, मैं आपसे कहता हूँ रॉड की लेंथ है 2 मीटर, और आप मेजर करना शुरू करते हो। किसी की मेजरमेंट आती है 2.1 मीटर, किसी की मेजरमेंट आती है 2.2 मीटर, किसी की मेजरमेंट आती है 2.4 मीटर। 2 मीटर के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है? 2.1 मीटर। तो आप कहोगे 2.1 मीटर सबसे ज्यादा एग्जैक्ट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट। दैट्स एक्यूरेसी। और प्रिसिशन का मतलब है, प्रिसिशन का ट्रू वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं। प्रिसिशन सिर्फ ये मेजर करता है कि आपने जो भी क्वांटिटीज मेजर करी वो क्वांटिटीज एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज हैं, दैट इज प्रिसिशन। एक्यूरेसी ये मेजर करता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज होगी। प्रिसिशन का ट्रू वैल्यू मींस एग्जैक्ट वैल्यू। प्रिसिशन का एक्यूरेसी से कोई रिलेशन नहीं। प्रिसिशन ये मेजर करता है कि आपने जो क्वांटिटीज मेजर करी है वो एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज है। तो अगर मैं आपको ना दो चार एग्जांपल्स से क्लियर करने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ये टारगेट है आप, ये एक टारगेट है, जिस टारगेट को आप हिट करना चाहते हैं। आपने इस टारगेट को हिट करने के लिए कई बुलेट्स भेजी। तो आपने एक सेट ऑफ बुलेट्स फेंका, तो बुलेट्स ऐसे हिट करती है, एक यहाँ हिट करती है, एक बुलेट यहाँ हिट करती है, एक यहाँ हिट करती है, एक यहाँ हिट करती है। दिस इज फॉर सम ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर ए के। एक और ऑब्जर्वर है बी, दिस इज फॉर ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी के साथ क्या होता है? जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द टारगेट, ये टारगेट है। ऑब्जर्वर बी जो बुलेट्स हिट करता है, वो बुलेट्स ऐसे जाके हिट करती है, एक यहाँ हिट करती है, एक यहाँ हिट करती है, एक यहाँ हिट करती है, और एक यहाँ हिट करती है। उसके बाद एक और है ऑब्जर्वर सी, या सी छोड़, ए और बी ही देखते हैं।
ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ ये ट्रू वैल्यू, एंड आई एम सेइंग ट्रू वैल्यू, ये आपका टारगेट। और यहाँ भी ये ट्रू वैल्यू, ये आपका टारगेट। तब आप मुझे बताओ, यहाँ आपने 4 सेट ऑफ मेजरमेंट ली, यहाँ भी आपने 4 सेट ऑफ मेजरमेंट ली, कौन सी सेट ऑफ मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, ए या बी? अरे ए ज्यादा एक्यूरेट है ना, क्योंकि एक्यूरेसी बेसिकली ये कैन डिसाइड करता है कि मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज, ये ज्यादा एक्यूरेट। लेकिन प्रिसाइज कौन सी ज्यादा है? प्रिसिशन का मतलब है जो बुलेट्स हैं वो एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज, क्या लगता है कौन सा ज्यादा प्रिसाइज? बी। बी ज्यादा प्रिसाइज। बी। तो ए में आप लिख सकते हो कि जो एक्यूरेसी है, दैट एक्यूरेसी इज हाई ए में, बट ए में जो प्रिसिशन है ना, दैट प्रिसिशन इज लो, प्रिसिशन लो है। जब आप बी में आओगे तो बी में एक्यूरेसी तो लो है, लेकिन बी में जो प्रिसिशन होगा वो प्रिसिशन बहुत हाई, क्योंकि बुलेट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज। तो ये मतलब है एक्यूरेसी और प्रिसिशन का। जब मैं कह रहा हूँ मेजरमेंट एक्यूरेट बहुत है, दैट मींस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। जब मैं कह रहा हूँ मेजरमेंट प्रिसाइज, सॉरी, एक्यूरेट बहुत है, that means measurement true value की बहुत close है. When I'm saying that measurements are very precise, that means they are very close to each other. So that's the difference between accuracy and precision. Now we can define them. When we define accuracy, accuracy is the measure of closeness of true measured value with respect to true value. Measured value true value के कितना close होगी वो accuracy decide करेगा. Next we have precision. प्रिसिशन सिर्फ ये डिसाइड करता है कि मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितना क्लोज। सो इट इज द मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कि मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज है, दैट इज प्रिसिशन। दे आर इंडिपेंडेंट टर्म्स. But when we do experiments, so we try to make our observations accurate as well as precise. आप देख सकते हो, अगर आप कहते हो कि आपकी सारी मेजरमेंट्स बहुत एक्यूरेट है तो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, तो अपने आप को प्रिसाइज होती चली जाएगी. सो ऑल्दो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन तो इंडिपेंडेंट चीज है, बट व्हेन डू एक्सपेरिमेंट्स तो हम मेजरमेंट्स जो भी लेंगे, वी ट्राई एट मेजरमेंट्स टू बी बोथ एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज. There's one more statement in precision, and the statement says precision depends upon least count of measured instrument. Least count of instrument. तो प्रिसिशन आपके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना कम प्रिसिशन होगा. अब लीस्ट काउंट क्या होता है ये हम डिस्कस करें. वरुण, सुहानी, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया था. क्लियर है यहाँ तक सब? Yes, sir. So Varun? least count is that number, right? The total number of from 0 to 10 and like and the gaps given. I'm not recalling it something. It was in our lab. Yes. Basically, least count is the minimum measurement of from an instrument. The minimum measurement that you can take from an instrument is its least count. I'm coming to it. Least count. Least counts in a very simple language. Least count means minimum measurement that can be taken from an instrument. That can be taken
using an instrument. So the minimum measurement that one can take using an instrument is least count. Means if I take a wristwatch, the minimum measurement or minimum reading that it will take from the wristwatch is 1 second. Minimum कितना measure करेगी wristwatch? 1 second. तो wristwatch का जो least count होगा, that's 1 second. So I write least count as LC. Least count of wristwatch is 1 second. After wristwatch अगर मैंने कुछ और ले लिया, let's say मैंने मीटर स्केल लिया, आप जो 10 सेंटीमीटर का स्केल यूज करते हो, वो स्केल मिनिमम कितना मेजर करता है वरुण? अगर मैंने एक स्केल ले लिया तो स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 15 सेंटीमीटर मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सर। मिनिमम सर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। मानसी सर 1 मिलीमीटर 1 यस मिलीमीटर, सर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर ना, ये होगा 0 सेंटीमीटर, ये होगा 1 सेंटीमीटर, फिर इसको 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हो, तो लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल is 1 mm, or you can say that this is 0.1 centimeter. This is for a meter scale. There is another example. अब अगर आप 1 mm से कम मेजर करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो 1 mm से भी कम मेजर करे, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप वर्नियर कैलिपर कहते हैं. And the least count of a vernier caliper is 0.1 mm, which is 0.01 centimeter. So, Sohani, vernier caliper is a device. yes, vernier caliper is a device used to measure length. ये और कम measure कर देता है, मीटर स्केल के कंपेयरिंग में ये और कम measure करता है. After vernier caliper, you have one more device, least count of screw gauge. Is even smaller, 0.01 mm, which is 0.001 centimeter. Like आपने एक बहुत ही thin wire ले ली और मैं आपसे कहता हूँ okay, measure the diameter of this wire. तो उसे ना आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, ना आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, बहुत छोटा कम डायमीटर है, तो उसके लिए आप स्क्रू गेज यूज करेंगे. वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज आपके एक्सपेरिमेंट के सिलेबस में, बट आई एम नॉट श्योर कि स्कूल्स तो कब खुलेंगे और कब आप एक्सपेरिमेंट करोगे. तो वी विल डिस्कस दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, एट द एंड ऑफ द यूनिट. कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें भी करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द यूनिट. So what is least count? Minimum measurement जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो, वो उसका least count है. अब जितना कम least count होगा, precision उतना ही ज्यादा है. तो आप लिख सकते हो कि precision of an instrument is inversely proportional to its least count. Inversely proportional to its least count. कि जो भी प्रिसिशन होगा वो सारा का सारा प्रिसिशन इसके लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है. जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना सबसे ज्यादा प्रिसिशन होगा. तो मानसी, आप बता सकते हो कि आउट ऑफ दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स, 4 इंस्ट्रूमेंट, व्हिच वन इज मोस्ट प्रिसाइज? Sir, screw gauge. स्क्रू गेज इज मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट. अब मोस्ट प्रिसाइज होने का क्या मतलब है? आप जो मेजरमेंट्स लोगे ना स्क्रू गेज से, वो सबसे ज्यादा क्लोज होंगे. Yes, sir. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दूं. आप कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हो, मैं आप कोई एक है A, ऑब्जर्वर A, then you have an observer B and you have an observer C. ये 3 ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर A, ऑब्जर्वर B and ऑब्जर्वर C. ऑब्जर्वर A जो मेजरमेंट लेता है that's 2.0 सेंटीमीटर. Then next measurement is 2.1 centimeter and next measurement is 2.2 centimeter. Observer B जो measurement लेता है that's 2.00. That's 2.01 centimeter and that's 2.02 centimeter. Next is 2.000 centimeter. Next is 001 centimeter and 2.002 centimeter. Ayush, क्या लगता है? Which one is most precise, A, B or C? क्यों? C क्यों most precise है?
रो लीस्ट काउंट है। देखो अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आयुष मुझे बताओगे इसमें हर दो मेजरमेंट्स में डिफरेंस कितना है? सर 0.1। 0.1। अच्छा मुझे देखकर बता सकते हो आयुष की इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया होगा इन मेजरमेंट्स के लिए? ऑब्जर्वर ए के पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? देखो ऐसे डिसाइड कौन सा था आयुष? तो इंस्ट्रूमेंट मिलीमीटर था ना? इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहा था ऑब्जर्वर ए? सर सिंपल स्केल। स्केल स्केल Meter scale, centimeter scale. मीटर स्केल है ना। रीजन क्या है? क्योंकि ये डेसिमल के बाद एक डिजिट मेजर कर रहा है, ये भी डेसिमल के बाद एक डिजिट मेजर कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्केल है दैट्स मीटर स्केल। अगर आप सेकंड देखोगे तो देखो यहाँ रीडिंग्स में कितना डिफरेंस है, 0.01 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? Vernier caliper. ये वर्नियर कैलिपर। यहाँ देखो दोनों में जो डिफरेंस है ये 0.001 सेंटीमीटर, Screw gauge. इसे आप क्या कहेंगे? दैट इज स्क्रू। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, ए मीटर स्केल, बी वर्नियर कैलिपर और सी स्क्रू गेज। आप सबसे क्लोज मेजरमेंट्स कौन सी हैं? स्क्रू गेज की मेजरमेंट। तो आप कह सकते हो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्क्रू गेज इज मोस्ट प्रिसाइज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखिए जब आप डे टू डे लाइफ में ना ये लिखते हो 2.0 लिखा आपने या 2.00 लिखा या 2.000 लिखा, इन डे टू डे लाइफ आप कहते हो तीनों एक ही नंबर, लाइक 2.0, 2.00 और 2.000, कोई डिफरेंस नहीं है। नो सर, उनमें सर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है सर। फ्रीक्वेंसी का नहीं, फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी? यहाँ डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट का, है ना। आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो? अगर मैंने जस्ट 2.0 लिखा इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मीटर स्केल। मैंने 2.00 लिखा दैट मींस मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर कर सकता है। जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर कर सकता है दैट्स वर्नियर कैलिपर। मैंने 2.000 लिख दिया, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट मेजर कर सकता है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट कौन मेजर कर सकता है? स्क्रू गेज। तो ये जो डेसिमल के बाद के जो जीरोस है ना, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जीरोस आपको बता रहे हैं कि आप एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करें। तो ये जीरोस पे डिपेंड करता है आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया। यस सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिफरेंस होता है सर। सिग्निफिकेंट फिगर का, फ्रीक्वेंसी का नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर। सर उसमें 2 है, इसमें 3 है, क्योंकि सर वो एंडिंग 0 है, और थर्ड वाले में भी 4 है सर। तो देखिए 2.0000000, इन Yes. तीनों में जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब हम फिजिक्स में, स्पेशली जब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में ये सब चीजें लिखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डेसिमल के बाद जीरोस कैसे लगाएं। इवन डिजिट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक सिस्टम पढ़ोगे, कुछ रूल्स पढ़ोगे, जिन रूल्स को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको दोनों चीजें बताएंगे, एक्यूरेसी भी और प्रिसिशन। जिस नंबर में, जिस मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे एक्यूरेसी और प्रिसिशन उतना ज्यादा होता है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर एज सच थ्योरेटिकल फिजिक्स में बहुत यूज नहीं होता, इसका यूज एक्सपेरिमेंट में बोथ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। सिग्निफिकेंट फिगर आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में भी हो। इतना लिखिए, देन विल स्टार्ट विद द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट। अब मुझे यहाँ तक डाउट्स बताइए। दिव्यांशु, इज इट क्लियर एवरीथिंग? यस सर। मानसी, कोई डाउट? No, sir. एरर एनालिसिस डायरेक्टली फिजिक्स से कनेक्टेड नहीं है, तो कभी कभी लोग इसको अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, बट इवन इन जेईई एडवांस एक क्वेश्चन एरर एनालिसिस से आता है, सबसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप कॉलेज में जाओगे ना, सबसे पहली चीज जो आप पढ़ते हैं वो एरर एनालिसिस पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए।
थोड़ा सा ड्राई लगता है क्योंकि सिर्फ मैथ्स है, सिर्फ कैलकुलेशन से, कोई थ्योरी आप नहीं करोगे, बट आप इसे स्किप नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एंट्रेंसेस के लिए भी और स्कूल एग्जाम्स के लिए। यस सर। रब कर दूं इसे? Yes, sir, it is. Sir, done and understood. Ayush, can I change the slide now? Yes, sir. Sir, can you just show the last one? Yes, sir, done. हो गया? रब करूं इसे? Yes, sir. अब पहले समझो कि एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर रूल्स देखेंगे, रूल्स टू मेजर सिग्निफिकेंट। देखिए, जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो ना, लेट्स से आपने कोई लेंथ मेजर करी यूजिंग अ स्केल और आप लिखते हो 1.2 सेंटीमीटर, तो ये जो लास्ट डिजिट होता है आपकी मेजरमेंट का, इस लास्ट डिजिट में एरर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इस लास्ट डिजिट को हम अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। जो भी आप मेजरमेंट्स ले लो, किसी भी तरह की, आप स्केल से लो, आप वेइंग मशीन से लो, कुछ भी लो, जो लास्ट डिजिट होगा ना उसके मेजरमेंट का, उस लास्ट डिजिट में एरर के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। वी कॉल दिस लास्ट डिजिट एज द अनसर्टेन डिजिट। बाकी सारे डिजिट सर्टेन है, ये लास्ट वाला अनसर्टेन है। एक एग्जांपल तो देखो क्यों अनसर्टेन है। मान लो स्केल है आपका, मीटर स्केल है, दिस इज 0 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। इसके बीच में आपने 10 डिविजन्स ली, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ चला। ये 1 mm, 1 mm का मतलब है ये आपका 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 0.2 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 0.3 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहता हूँ कोई मेजरमेंट लो और मेजरमेंट यहाँ आ रही है, बताओ क्या लिखोगे आप उस मेजरमेंट? 0.2 या 0.3 में से कुछ लिखोगे? इन दोनों के अगर बीच में कुछ आ रहा है, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं ना जो आप मेजर कर पाओ। Yes, sir. यहाँ आया तो आप उसको क्या लिखोगे? या तो 0.2 सेंटीमीटर लिखोगे या 0.3। मुझे बताओ ये 0.2 और 0.3 एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेट है? Sir, Approximate. Approximate. एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। सो व्हेनेवर वी टेक मेजरमेंट, तो जो लास्ट डिजिट आप लिखोगे ना, दैट लास्ट डिजिट कैन हैव एरर्स, दैट लास्ट डिजिट कैन नॉट बी एक्यूरेट, and we call that last unit as the uncertain digit. So significant figure consists of certain digit plus first uncertain. इसमें सारे सर्टेन डिजिट्स होंगे और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा, दैट सिग्निफिकेंट फिगर।
सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताएगा क्या? ये आपको बताएगा द एक्यूरेसी एज वेल एज द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट. इट डिफाइंस both accuracy and precision. अब देखो यहाँ पर आपको शायद ना अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में इश्यूज मिले. आप स्कूल लेवल की कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो शायद उसमें लिखा हो सिर्फ एक्यूरेसी है. कुछ आप टेक्स्ट बुक्स लिखोगे उसमें लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ प्रिसिशन. बेसिकली होता क्या है, आप जब भी कोई मेजरमेंट लोगे आप कोशिश करोगे कि वो एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी. अगर आप प्रिसिशन बहुत हाई ले रहे हैं तो बहुत नेचुरल है कि हाई प्रिसिशन के बाद आपको जो मेजरमेंट्स मिलेगी वो एक्यूरेट भी हो. तो ये दोनों चीजें बताएगा आपको, एक्यूरेसी भी बताएगा और प्रिसिशन भी बताएगा. अगर कोई बुक कह रही है कि इट्स ओनली एक्यूरेट, दैट मींस वो बुक ये बताना चाह रही है आपको भाई एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट होने की पहली कंडीशन तो यही है कि प्रिसाइज होना चाहिए. जिस इंस्ट्रूमेंट से आप ले रहे हो बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट. अगर आप कह रहे हैं बहुत प्रिसाइज है, तब भी इसका मतलब ये कि अगर प्रिसिशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी. तो दोनों चीजें डिफाइन करता है. कि मैंने इसीलिए बता दिया कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप एचसीवी पढ़ोगे, एसएल पढ़ोगे तो आपको ये डिफरेंसेस दिखेंगे. तो एक्चुअली डिफरेंस नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग, दोनों ही चीजें डिफाइन कर. अब इन सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करने के कुछ रूल्स हैं. रूल्स फॉर मेजरिंग सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी जल्दी रूल्स देख लेते हैं. रूल्स फॉर मेजरिंग सिग्निफिकेंट फिगर. फर्स्ट रूल कहता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आप लेंगे आपकी मेजरमेंट में, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो द फर्स्ट रूल सेज दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant. जितने भी आप नॉन जीरो डिजिट्स लेंगे सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है. मींस अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे लिखता हूँ 1694, काउंट करो 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सब सिग्निफिकेंट होंगे. सिग्निफिकेंट फिगर 4. ये मैटर नहीं करता कि डेसिमल है या नहीं. अगर डेसिमल भी हुआ, लेट्स से ऐसे लिखा हुआ है 1.694, डेसिमल है, सब सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट फिगर आ. सेकंड रूल. सेकंड रूल कहता है जीरोस के लिए आएगा. देखो एक नंबर में जीरोस कई तरह से आ सकते हैं, तो जीरोस के लिए 3-4 रूल्स होते हैं. पहला रूल कहता है कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट्स, तो कहता है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल देखो 1.001 कर दिया. देखिए ये 1 नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है. ये 1 नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है. इन दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आ रहे हैं, जीरो भी सिग्निफिकेंट है. सो यू विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर. एक और एग्जांपल दो. लेट्स से मैं आपसे कहता हूं 2.69002. दिव्यांशु, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All non-zero digits are significant. Yes. And these two zeros are in between two non-zero digits, तो ये भी significant हो जाएंगे. Significant. आगे अब इसके बाद थर्ड देखिए. अगर मैं आपको कोई एक नंबर दे रहा हूं जो नंबर 1 से कम है, if a number is less than 1, the non-zeros to the right of decimal, to the right of decimal and to the left of
first non-zero digit are not significant. These zeros are not significant. This means कि अगर मैं आपको ना कुछ ऐसे लिख कर दे रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ it's 0.0000609, तो इसमें मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए. तो देखो कौन कौन से सिग्निफिकेंट. यस सर 3. यस 6 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है. यस सर. 9 सिग्निफिकेंट है बिकॉज दिस इज नॉन जीरो. यस सर. नो इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा. बट ये Yes. सारे जीरोस, ये डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है. दे आर नॉट सर सिग्निफिकेंट. स्टार्टिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा. ये भी सिग्निफिकेंट. इस जीरो की तो सर कोई ऐसा वैल्यू. भी तो होता है कि एंडिंग 0 जब सिग्निफिकेंट होता है जब वो पॉइंट के बाद होता है. यस यस वरुण, अभी आते हैं उसको. तो यहाँ जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. एक और एग्जांपल से मैंने इसे लिख दिया 0.0000123. तो सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट है नंबर्स, ये सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट नंबर इज, तो ये तो सीधे सीधे रूल्स है. नेक्स्ट देखो जीरो और कैसे आ सकते हैं. ट्रेलिंग जीरोस हो सकते हैं. वो जीरोस हो सकते हैं जो बार बार आ रहे हैं. फोर्थ, ट्रेलिंग और रिपीटिंग zeros, in a number without decimal, are not significant. एग्जाम्पल देखिए, मैं 10 लिखूं, 100 लिखूं या 100 लिखूं, ये जो जीरोस हैं जो लास्ट में आ रहे हैं ना नॉन जीरो डिजिट के बाद, इन्हें ट्रेलिंग और रिपीटिंग जीरोस कहते हैं. अगर डेसिमल नहीं है तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होगा. सिर्फ ये 1 सिग्निफिकेंट है, जीरो नहीं. 1 सिग्निफिकेंट है, दोनों जीरोस नहीं. 1 सिग्निफिकेंट है, तीनों जीरो सिग्निफिकेंट. तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट्स 1, यहाँ भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट्स 1, और यहाँ भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट्स 1. एक सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर डेसिमल आ जाए, ट्रेलिंग और रिपीटिंग zeros in a number with decimal are significant. अब अगर डेसिमल आ जाए तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. मींस इफ आई राइट 1.0, then this 1.0 have 2 significant figure. If I'm writing 1.00, then this will have 3 significant figure. If I'm writing 1.000, then this will have 4 significant. यहां तक कोई डाउट अप टू दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी? स्वानी, नो सर. मानसी, No, sir. No, sir. ट्रेलिंग और रिपीटिंग जीरोस के बाद नेक्स्ट जो रूल आता है वो आता है साइंटिफिक नोटेशन. अगर मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन दे, अच्छा साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? दिव्यांशु, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? सर साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? सर पता नहीं. अच्छा, तो बताएगा मुझे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अच्छा, मैं सर बताऊं? साइंटिफिक नोटेशन सर लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में लिखने के लिए. नहीं नहीं नहीं, देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है. फिजिक्स में जब भी हम अपने रिजल्ट एक्सप्रेस करते हैं ना, तो एक्सप्रेस करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है. हम कोशिश ये करते हैं कि आप ऐसे लिखो नंबर कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट. साइंटिफिक नोटेशन मींस ओनली वन नॉन जीरो डिजिट
बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, इट्स 2.12 into 10 raised to the power 3। देखो डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, साइंटिफिक नोटेशन। एक और देखो, 3.14 into 10 raised to the power -5। डेसिमल से पहले एक डिजिट आ रहा है नॉन जीरो, दिस इज साइंटिफिक। ये बताना मुझे 212.5 into 10 raised to the power 2, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? No, sir. No, sir. No, sir. साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा ना। डेसिमल को आप शिफ्ट करोगे, कहाँ शिफ्ट करोगे? इसे लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। अब डेसिमल को जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो यहाँ पॉजिटिव पावर इंक्रीज हो जाएगी। कितने डिजिट से आप शिफ्ट कर रहे हैं? 2 डिजिट से। 2. So your positive power will increase by 2. So that will be 2.125 into 10 raised to the power 2 plus 2. So that's 2.125 into 10 raised to the power. Similarly here, like if I'm giving you 0.0062 into 10 raised to the power, let's say 3 दे दिया, is it scientific notation? No, sir. For scientific notation, you have to shift your zero here. यहाँ shift zero करना। तो जीरो को आप राइट में शिफ्ट कर रहे हो, कितने डिजिट से आपने शिफ्ट कर दिया? 2 डिजिट से, 3 डिजिट से। 3. सो पावर विल बी नेगेटिव। अब नेगेटिव पावर आ जाएगी, इट्स 6.2 into 10 raised power 3 minus 3। So 6.2 into 10 raised to the power 3। सो हमेशा आप कोशिश ये करोगे कि आप अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ो। डेसिमल से पहले एक होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। नॉट जस्ट इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बट इवन इन आवर पूरे सिलेबस में मैं कोशिश करूंगा कि जब भी आंसर आया करे उसको डेसिमल से पहले एक डिजिट में छोड़ो। ये स्टैंडर्ड मेथड होता है लिखने। और ये जो पावर होती है ना, ये जो भी आप पावर यूज कर रहे हो, इस पावर को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस पावर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऑर्डर ऑफ Okay, anyways, this was not a part of significant figure, but this is important thing you should know. What is scientific notation? अब अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में मैं कुछ दे दूं, लाइक मैं आपको रूल्स दे रहा हूं इन साइंटिफिक नोटेशन 6 नंबर, अगर साइंटिफिक नोटेशन में तो 10 की पावर्स मैटर नहीं है। इन साइंटिफिक नोटेशन powers of 10 are not significant. Are not significant. मतलब सर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10 की पावर नहीं गिनेंगे? बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ I have 2.169 into 10 raised to the power -6. Mansi, can you calculate, count the number of significant figures here? Mansi, number of significant figures? 4. ये तो मैटर नहीं करता ना सिग्निफिकेंट फिगर में, सिर्फ ये 4 मैटर करते। तो you have 4 significant figures. अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ 0.13201 into 10 raised to the power 3। अब ये पावर्स मैटर ही नहीं करती, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। 2 के बीच में एक 0 आ रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट है। सो वी हैव 5। एक और चीज इंपॉर्टेंट, जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करोगे तो यूनिट कन्वर्जन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती। बस रिमेंबर, जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो जाने चाहिए। सो number of significant figure should not change in unit conversion. For example, मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी है, उसकी लेंथ है 1.00 मीटर।
स्वानी से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या करोगे सेंटीमीटर के लिए स्वानी? Sir, to convert it into centimeter will, it's meter, right? Yeah, it's meter. We'll multiply it by 100. Multiply it by 100. Perfect. When I multiply it by 100 तो कितना आएगा? Sir, वो 1 ही रहेगा. 1 ही रहेगा. नहीं sir, वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा. 100 centimeter. Okay, can you count the number of significant figure here? Sir, 2. 2. 1.00 Swani. Is it 2 or 3 significant figure? See, this So one there is will be 3. significant. And these 2 zeros are also significant because you have So it decimals. will be You have 3. 3. And what Yes, about the number of significant figure here In which? in this one? 100 centimeter. In 100 centimeter, significant figures would be. So it will still be 3 only. No. Is there any decimal in this number? No, sir. So these 2 zeros are not significant. Significant figure is 1. Okay. Yes, sir. So the number of significant figure is same or it changed during unit conversion? Sir, it depends. If there's is still unit, like if there's still decimal, then there will be significant figures. In this Once the particular unit example, is it the number of significant figures remains same or it's changing? No, sir, it's changing. It's changing. And the statement says the number of significant figures should not change in unit conversion. Issues आ रहे हैं ना? Clash कर. Yes, sir. दोनों clash कर. तो इसके लिए एक advice याद रखना मेरी. Always make unit conversion in scientific notation. Always make unit conversion in Scientific notation. notation. देखते हैं ये तो गड़बड़ हुई. Yes, sir. Swani, L is not Swani. Mansi will tell this time. Mansi, this is Sir, 1.00. just one thing. So this example will not be counted in a significant figure example, right? Yes, it's the wrong thing. Okay. This example shows that if you multiply, then you will get wrong results. Now let's try the same thing as in terms of scientific notation. So Mansi, it's 1.00 meter. This is in scientific notation, right? Yes, sir. Because you have one number before decimal. Yes, sir. इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं इसे? मैं चाहता हूँ साइंटिफिक Sir, into 10 square, 10 to the power 2. 10 to the power. Can you count the number of significant figure now? Sir, 1, 1. Sir, 3. 3, 3. Right. 0, 0. You have 3 significant figure. Right? Yes. Again, I have 3 significant figure. So number of significant figure कैसा है? Same. तो अगर आप चाहते हो कि यूनिट कन्वर्जन करो और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो, then always do unit conversion in scientific notation. हमेशा आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, अदरवाइज इश्यूज आना शुरू हो, आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट कन्वर्जन में चेंज हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड. आफ्टर दिस 7, so you know unit conversion. अब यहाँ कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जो एग्जैक्ट होती है. लाइक अगर मैं पाई लिख दूं, पाई में कोई एरर नहीं आ सकता, जितनी बार भी आप पाई लिखोगे वो सेम होगा. या अगर मैं नंबर 2 लिखता हूँ, भाई नंबर 2 में कोई एरर नहीं है, एग्जैक्ट क्वांटिटी है. अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर में कोई एरर नहीं होगा, इट्स एन एग्जैक्ट क्वांटिटी. 2 अगर मैंने लिख दिया, जितनी बार भी मैं 2 लिखूंगा इट्स द सेम थिंग. तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट मल्टीप्लायर. Exact multiplier and divisor have infinite significant figure. Let's take some examples. मैंने आपको पाई दिया, सिर्फ पाई दे दिया, मैं आपसे कहता हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, देन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट. मैंने ऐसे लिख के दिया आपको, सर्कमफेरेंस का एक्सप्रेशन होता है 2/r.
ये जो आप 2 यूज कर रहे हो दैट्स अ मल्टीप्लाई. आप इसे मेजर थोड़ा ना करते हो, तो हमेशा 2 एज इट इज होगा. इसमें एक्यूरेसी कैसी होगी? इनफाइनाइट. तो आप लिखोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? इनफाइनाइट. मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ, वॉल्यूम का एग्जांपल देता हूँ स्फीयर. Sir, how accuracy is infinite? बिकॉज व्हेन जितने भी आप 2 लिखोगे, 2 आप मेजर नहीं कर रहे. 2 इज एन एग्जैक्ट नंबर. आप जितनी बार भी 2 लिखोगे सारे 2 आइडेंटिकल होते हैं ना. Yes, sir. बट अगर मैं आपसे कहूँ इसमें रेडियस मेजर करना है, लाइक से सर्कल था उसका रेडियस आप मेजर कर रहे हो. जब आप रेडियस मेजर करोगे तो किसी डिवाइस से मेजर करोगे. जब आप डिवाइस से मेजर करोगे तो एरर्स की पॉसिबिलिटीज है. बट यू आर नॉट मेजरिंग दिस नंबर 2, यू आर सिंपली राइटिंग दिस नंबर. जितनी बार भी आप लिखोगे दैट्स द सेम नंबर 2. तो कोई एक्यूरेसी एरर नहीं आएगा. Am I clear, मानसी? Yes, sir. एरर्स तब आएंगे जब आप मेजर करो. इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर में वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखता हूँ. It's 4/3 pi r cube. Suhani, what are the number of significant figures in 4? सर इनफाइनाइट. 3 में significant figure, सर इनफाइनाइट. pi may be infinite number of significant figures. So these are few rules for counting significant figure. इतना लिखिए, फिर हम देखते हैं राउंड ऑफ के क्या क्या रूल्स हैं. Just tell me once you have written. आप लिख लोगे तो फिर मैं इसको स्लाइड चेंज करूँ. और कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन. Hello. Yes, Suhani. So you had called my name. Actually, the screen Yes, is not asking a visible. question from you, but वरुण ने आंसर दे दिया. ठीक है, Okay. अब आप इसको note करो. Okay. Sir, Sir, can ये वाला पेज हो गया. experiment be errorless? Like, Yes. does every experiment have to have an error? Like, error is certain or something, or It's it is certain. It's certain. You can't ignore errors. Like each and every experiment will have some sort of error. That error may be small. Like one experiment can have an error of 2%. Another can have an error of 0.2%. But you will definitely have errors. You can't ignore errors. कुछ ना कुछ तो रहेगा. okay. Written. Can I change the slide? Varun, Ayush, Divyanshu. Yes, sir. Yes, यस sir. सर. Note it down. अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुक्स के क्लैश कर जाते हैं. सो एनसीईआरटी में जो भी लिखा है दैट्स फाइन. अगर एनसीईआरटी के रूल्स किसी और टेक्स्ट बुक्स के साथ क्लैश कर रहे हैं देन यू विल फॉलो एनसीईआरटी. ओके सुहानी, नो इश्यूज. Just tell me once you have written, I'll change the slide. Sir, I have written this one. You have written. सर रिटर्न. Mansi, Yes, written.
Yes, can I change the slide now? Yes, sir. Yes, sir. इसे थोड़ा सा ना हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ये ड्राई टॉपिक हो जाता है. But using significant figure and errors, you can have some really tough questions. रब कर दूं इसको मैं? So 1 second. Sir, written. Okay. After this significant figure, the next is rules for round off. Rules for round off. वो इसको round off करने के कुछ rules हो रहे हैं. First rule is, अगर आप जिस digit को भी round off कर रहे हैं, that digit is greater than 5. अगर वो 5 से बड़ा है, उससे पहले वाले digit को 1 से raise कर देते हैं, and if it is less than 5, तो पहले वाले digit as it is रहता है. ये rules वही हैं जो आपने शायद junior classes में किए हैं. 6, 7, 8 classes में आप जो rules करते हैं, वही rules के बारे में. So the first rule says if digit to be rounded off is 5, if digit to be rounded off is greater than 5, then preceding digit is raised by 1. If it is less than 5, then preceding digit left unchanged. For example, like मैं आपसे कहता हूँ 2.235 is 5 को round 6 को round off करो. तो जब आप 6 को राउंड ऑफ करोगे, देखो 6 is greater than 5, तो पहला वाला 1 से रेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.236. दिव्यांशु 1.337, 7 को राउंड ऑफ करना है, कितना आएगा दिव्यांशु? सर वो मतलब 8 हो जाएगा. ओए 8 कहां से हो जाएगा? 7 को राउंड ऑफ करना है. 7 हाँ सर, मतलब 10 हो जाएगा तो 1.34 हो जाएगा वो. हाँ 1.34. अगर ये नंबर जिसे आप राउंड ऑफ कर रहे हो 5 से छोटा है, 1.334 है. मानसी अगर मैं 4 को राउंड ऑफ करता हूं तो क्या आएगा? Yes, Mansi, if I'm rounding off 4, तो क्या मिलेगा? Sir, 4. 4 is less than 5. तो ये जो 3 है, ये 1 से रेज होगा या as it is रहेगा? Sir, as it is रहेगा. तो कितना आ जाएगा? 1.33. 1.33. The rounding of this. So the first rule is for the digits which are greater than 5 or the digits which are less than 5. Next जो भी आप rules पढ़ेंगे that are for 5, कि अगर 5 आ जाए तो आप round off कैसे करोगे? 5 से बड़ा है तो पहले वाले digit को 1 से raise कर दिया, 5 से छोटा है तो as it is छोड़ दिया. But if you have 5, if digit to be rounded off is 5 followed by non-zero digit then it is raised by 1. For example, like मैं आपसे कहता हूँ 1.251 है और मैं आपसे कह रहा हूँ 5 को राउंड ऑफ कर दूँ,
तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा ना उसे आप 1 से रेस कर दोगे, आप इसे लिख दोगे 1.3, क्योंकि आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो और 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, तो पहले वाले को 1 से रेस कर, देन प्रीसीडिंग डिजिट पूरा लिख दो। प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट, preceding digit is raised by 1। आयुष यह बताओ जरा मुझे, इफ इट इज 1.3953, 5 को राउंड ऑफ करना आयुष कितना हो जाएगा? सर 1.39। अरे 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, तो पहले वाले को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, कितना होगा? सर 1.4। 1.4। तो आप जिस डिजिट को भी राउंड ऑफ करोगे, इफ दैट डिजिट इज 5 फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाए, तो ये 1.40। लेकिन अब एक रूल और आ सकता है, देखो एक पॉसिबिलिटी और बची हुई है कि 5 है और 5 के बाद अगर कोई डिजिट नहीं, या 5 है 5 के बाद 0 है, फिर इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ is 5 followed by 0 or no other digit। फाइव है और 5 के बाद ना 0 है ना कोई और डिजिट, या तो 0 है या कोई डिजिट नहीं, फिर आप प्रीसीडिंग डिजिट देखोगे। अगर 5 को राउंड ऑफ करना, 5 के बाद कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप प्रीसीडिंग डिजिट देखो, no other digit, then preceding digit is left unchanged if it is even and is raised by 1 if it is odd। अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तब तो उसे 1 से बढ़ा दो, लेकिन अगर वो इवन है तो एज इट इज छोड़, ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर दीजिए, इवन है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, फॉर एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल भी मुझे आयुष बताएगा। आयुष 1.245, 5 को राउंड ऑफ करना है, बताओ क्या है? यस आयुष, 1.245 क्या मिलेगा? 1.24। क्यों क्यों आयुष, क्यों 1.24 होगा? एज इट इज क्यों छोड़ेंगे? सर एक सेकंड। क्यों 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 रीजन बताओ पहले। Because 4 is सर वो इवन है ना, बिकॉज 4 इज इवन। राउंडिंग ऑफ 5 के बाद कोई और डिजिट नहीं है, तो आप प्रीसीडिंग देखोगे, प्रीसीडिंग इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे। अच्छा मानसी, अगर इसकी जगह मैं ऐसे लिखता 1.215 और कहता 5 को राउंड ऑफ करो, अब क्या आएगा? sir 1.22. Because this is an odd number, so you will Yes. raise it by 1 point। तो राउंड ऑफ के 3 रूल्स हैं, इन रूल्स को लिख लो, फिर उसके बाद अलजेब्रा देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और इतना जल्दी से लिखो और मुझे बताओ जैसे ही हो जाए। कुछ क्वेश्चंस देखना है, नहीं अलजेब्रा देखेंगे। अलजेब्रा में Yes, sir, written. रिटन हो गया। दिव्यांशु, सुहानी, Sir, second rule. ओके। Second. Okay. जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं ना, वहां चाहे वो एनडीए का एंट्रेंस हो, जेई हो, नीट हो, सैट हो, वहां ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, एरर एनालिसिस। जैसे आप कोई कोर्स लेते हो ग्रेजुएशन में जिसमें फिजिक्स है,
इवन इफ इट इज इंजीनियरिंग, इट्स एस्ट्रोफिजिक्स, जहाँ भी तो आप लैब में जाओगे पहले दिन आप ये सब यूज करोगे. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जैसे आप लिखते जाओ मुझे प्लीज बताते जाओ, मैं इसे स्लाइड चेंज करूंगा. तो वरुण ने तो लिख Sir, लिया. done. ओके. मानसी, दिव्यांशु. Done, sir. ओके. दिव्यांशु हो गया. Yes, यस सर. ओके. इसके बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वरुण के लिए. वरुण, मैं नंबर लिख रहा हूँ. ये नंबर है 101.55 into 10 raised power 6. ओके. इसे राउंड ऑफ करिए अप टू 4 डेसिमल, अप टू 4 डिजिट्स. 4 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करिए. क्या आएगा आंसर? सर 4 डिजिट्स तक. 101.55. सर 101.6 आएगा. 101.6 आएगा. क्यों? इस 5 को जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके बाद कोई नंबर नहीं है ना, तो पहला वाला Yes, देखिए. पहला वाला 5 ये ऑड है, सो इट विल बी यस सर, क्योंकि सर 5 ऑड है. अगर 4 अगर वहीं पे लिखा होता 6, नहीं सर वो तो फिर राउंड ऑफ हो जाएगा. 0.6 into 10 raised power 6. तुम सही कह रहे हो. अगर 5 की जगह 6 होता, पहले वाले 5 की जगह, यस सर, 5 की जगह अगर 6 होता तो वो राउंड ऑफ नहीं होता. 101 पॉइंट राउंड ऑफ होता, बट एज इट इज शोड है ना 10. यस सर, ऐसे ही. सो दैट वाज अबाउट राउंडिंग. राउंड ऑफ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप अलजेब्रा करोगे विद सिग्निफिकेंट फिगर तब आपको राउंड ऑफ के रूल्स की जरूरत पड़ेगी. अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट. सो अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताएगा कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं जिनमें अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए. आप 2 नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपको ये रूल बताते हैं. आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ऑफ डिजिट नहीं ले सकते. सो पहले देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सिंपली आपसे कहता है कि अगर आप 2 क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या आप 2 क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा दैट आंसर विल हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. सर एक डाउट था. हाँ दिव्यांग. सर जो हमारा जो लास्ट रूल है उसमें अगर 5 के पहले 1 होता है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 2 बना देते हैं, लेकिन अगर वहां पे 2 होता है तो हम उसको राउंड ऑफ नहीं करते. सर ऐसा क्यों? मतलब 1 अच्छा. तो 2 से भी छोटा है ना, हाँ, तो इवन के साथ हम क्यों नहीं करते? ये कुछ सेट ऑफ कन्वेंशंस है दिव्यांशु जो कहीं ना कहीं तो फॉलो करनी होती है. अगर हम उन सेट ऑफ कन्वेंशंस को फॉलो ना करें, इन रूल्स को फॉलो ना करें तो आप रिजल्ट्स कंपेयर नहीं कर पाओगे. 5 लाइक अगर ग्रेटर देन 5 है तभी हम पहले वाले को क्यों रेज करते हैं, लेस देन 5 है तो पहले वाले को रेज क्यों नहीं करते हैं. इन रूल्स के पीछे और कोई लॉजिक नहीं है. दीज आर सेट ऑफ कन्वेंशंस. इन्हीं कन्वेंशंस को यूज कर हम आगे की चीज बनाते हैं. मतलब अगर आप मुझसे पूछना शुरू कर देते ना अभी से, मतलब स्टार्टिंग से मैं डर रहा था कि मुझसे ये ना पूछ ले कि इसके अंदर ऐसा क्यों करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में इसे काउंट नहीं करते. दीज आर सेट ऑफ रूल्स. इनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं फिजिक्स में. फिजिक्स में 2 तरह की चीजें होती हैं. एक पोस्टुलेट होता है. पोस्टुलेट्स वो चीजें हैं जिसको
इसके पीछे का और कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट यूजिंग दीज पोस्टफिट्स अब आगे आप बहुत सारी चीजें डिराइव करें। तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है कि अगर 1 है तो उसको तो 2 कर दिया, लेकिन 4 था उसको एज इट इज छोड़ता, 4 छोड़ो अगर 8 होता तब भी उसको एज इट इज छोड़ना होता। तो वो Yes, sir. सिर्फ रूल्स हैं। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन final result should have as many significant figure as are there in number having minimum significance. तो आपके पास एक नंबर है जिस नंबर में मिनिमम सिग्निफिकेंस, सॉरी एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे, डेसिमल प्लेसेस as many decimal places, as many decimal places. इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, ये मिनिमम डेसिमल प्लेसेस लेने का क्या लॉजिक है, पहले रूल समझ लो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2.624 और मैंने आपसे कहा 1.21, इन दोनों को ऐड करो। आपने ऐड किया, 4 आया, 2 और 1 3 आया, 6 और 2 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। आप जब डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे, दिस हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, दिस हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। आपका जो फाइनल आंसर होगा ना, दैट फाइनल आंसर शुड हैव मिनिमम, तो दोनों में कम कौन सा है, 21, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपके आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ रही। सो मानसी क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस को 2 डेसिमल प्लेस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर में आ रही है 3 आनी चाहिए, डेसिमल प्लेसेस को 2 डेसिमल प्लेसेस बनाना। हाँ, क्या करें, राउंड ऑफ? यस सर। कर दो राउंड ऑफ, बताओ कितना आएगा 3.834 को राउंड ऑफ करके? सर 3.83 83 है ना, बिकॉज दिस इज लेस देन 5, तो पहले Yes. वाला आ जाएगा। Okay. यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी होगी। अगर मैं सब्ट्रैक्शन में आपको ऐसे देता हूँ 4.963 और उसमें से मैं कहता हूँ 1.2 को सब्ट्रैक्ट करो, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 3, दिस इज 6, 9 में से 2 गया 7 और ये 3। फाइनल रिजल्ट में वरुण कितने डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए? 2 सर, 2 सर, 1 सर, 1 डेसिमल प्लेस है ना, इसको राउंड ऑफ करना होगा। चलो वरुण राउंड ऑफ करो 3 को। सर 3.8 आ जाएगा सर। 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3.8 Yes, आएगा। sir. ये क्लियर है दिव्यांशु, स्वानी? Yes, sir. Yes, sir. सो ये सिंपल रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको मुझसे पूछ सकता है कि मिनिमम ही क्यों, ज्यादा वाला क्यों नहीं ले रहे? उसके पीछे सिर्फ एक ही आंसर है। एक बात बताओ, अगर आप 2 मेजरमेंट्स लेते हो, या इसको ना इस रूल से समझो, आपके पास 3 चेन है, एक चेन ए है, एक चेन बी है, एंड देन यू हैव अ चेन सी। चेन ए की स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन, मींस 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ तो चेन ए टूट जाती है, मैक्सिमम 10 न्यूटन तक विथस्टैंड कर सकते। बी की है 20 न्यूटन, कि आप 20 न्यूटन अप्लाई करें ये नहीं टूटेगी, 20 न्यूटन के बाद टूट जाएगी, और इसकी स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन की। इन सब ब्लॉक्स को मिलाकर मैंने एक चेन बनाया। ये 3 अलग अलग मटेरियल थे, तीनों को मिलाया और एक चेन बनाया। मुझे बता सकते हो इस चेन पर मैं मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता हूँ कि ये टूटे नहीं? मैक्सिमम कितनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं इस चेन पर जिसमें 3 ब्लॉक? 35 न्यूटन। कितनी सर? 5 न्यूटन, नहीं तोड़ने के लिए। 5 न्यूटन, हाँ? Because the strength of the chain is equal to the strength of the weakest element. आपने 5 से ज्यादा का लगाया, ये टूट गया, चेन ब्रेक हो जाएगी। तो चेन की स्ट्रेंथ उतनी है जो स्ट्रेंथ उसके वीकेस्ट एलिमेंट की स्ट्रेंथ है।
इन द सेम वे आप जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नंबर में एक्यूरेसी उतनी ही होगी जितनी सबसे कम वाले की एक्यूरेसी। लाइक आपने एक ए लिया, आप कह रहे हो ए में जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी है 99% की, और बी है, बी में एक्यूरेसी है 88% की। तो जब आप इन्हें कंबाइन करोगे तो कंबाइंड एक्यूरेसी 88 से ज्यादा थोड़ी ना हो सकती, वीकेस्ट एलिमेंट की इक्वल जाएगा ना। इसीलिए हम मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। हमेशा याद रखना, द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। वही लॉजिक यहाँ यूज है। ये क्लियर है फर्स्ट एडिशन एंड सबट्रैक्शन का रूल? Yes, sir. यस सर। सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में याद रखना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम डेसिमल प्लेसेस काउंट नहीं करते, वी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इन रिजल्ट is equal to the number of significant figure least significant. So जैसे आपने डेसिमल प्लेसेस काउंट करे थे, ऐसे ही अब आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। If I take this example, first example, I'm multiplying 1.22 and I'm multiplying 1.22 plus into 1.001। मुझे बस ये देखकर ये बता, मल्टीप्लाई तो मैं कर दूंगा, मुझे बता दो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए आपके आंसर में। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए। सर 3। देखो फर्स्ट वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। सर Three। 3 में 5, तो आपके आंसर में होने चाहिए मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0.001, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1.220122, और ये आंसर मुझे आयुष बताएगा। आयुष फाइनल आंसर बता दो मुझे, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 0.122। कहां तक मैं इसको राउंड ऑफ करके छोड़ूं? आयुष सर इसका फाइनल आंसर होगा वरुण, एक मिनट अभी आ रहा हूँ मैं बात। आयुष बता दो, आयुष फाइनल आंसर क्या होगा? 1.2 1.2। ओके आयुष, सर यहाँ कितने 1.22। significant- ओके आयुष, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1.22 में? सर 3 होगा, सर 1.22 होगा। और यहाँ पर 5, आपके आंसर में होने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 को राउंड ऑफ करो तो 2 रहेगा, 2 को राउंड ऑफ करो 1 रहेगा, 1 को राउंड ऑफ करो 0 रहेगा, 0 को राउंड ऑफ करो 2 रहेगा। 1 पॉइंट अरे 12.2 आ जाएगा ना? क्यों 1.22 इंटू 1.001 है, 12 कैसे होगा? ओके सर। एक और एग्जाम्पल दे। इवन इन डिवीजन अगर मैं आपसे कहता हूँ 1.602 को 2.2 से डिवाइड कर दिया, सुहानी काउंट कर सकती हो आपके आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? Just 1 second, I need to divide. जस्ट द नंबर, डिवाइड मत कीजिए, डिवाइड तो मैं कर दूंगा, मैंने रैंडम नंबर दिया, डिवीजन बहुत टाइम ले जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, डिवाइड मैं कर दूंगा। Sir, around, if I say around 2 to 3 होने चाहिए। 2 to 3 का एग्जैक्ट नंबर। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है काउंट करो। Sir, 4, 4। यहाँ कितने? 2, मिनिमम कौन सा हुआ? सर 2। 2। सो रिजल्ट शुड हैव 2 2। significant। Okay, sir. ये आ गया, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ कैसे करोगे? 8 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 1, 2 हो जाएगा, 2 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 रहेगा। तो 0.7 हो जाएगा। So we'll be left with 2 significant figures. सर 0.7281 आ रहा। हाँ आयुष क्या कह रहे हो?
तो 0.7281 आ रहा है। 7 to 8 बना रहा है? Yes, sir. 8-1 है, and that's in हाँ, continuous. 8-1, ओके 8-1। अब ये कितना हो जाएगा? 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0.73 रहेगा 0.73। ये रूल समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यस Yes, सर। sir. चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। इतना लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस ढूंढिए। इतना लिखो जल्दी से, क्वेश्चंस करते हैं। Sir, this one is done. दिस वन इज रिटन। मानसी हो गया था इतना? यस सर। सर एक बार इसके पिछले की Yes, पिछली sir. स्लाइड दिखा दीजिए हम्म। सर, इससे पहले वाली। यस, थैंक यू। रिटर्न। तो इसको और लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितना अब तक हमने पढ़ा है आज, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, सब एक साथ यूज करो। यस, हो गया? Yes, sir. Okay, so the So first, 1 second. okay, मैं यही क्वेश्चन लिख लेता हूँ। The first question is, each side, Done. yes, of a cube is, बड़ा नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? 7.23, calculate its volume। अब किसी भी एंट्रेंस में ना, अगर आपको ये क्वेश्चन दिख जाए कि आपको लेंथ दी हुई और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो समझ जाना आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करा रहा, दैट सिग्निफिकेंट फिगर जो उसे काउंट कर। जल्दी से मुझे बता दो क्या आंसर है। आया कुछ? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके तो लिख देता हूँ। Sir, should I write the significant figures, right? Yes, the final answer with respect to significant figure। हाँ? Okay, sir. वॉल्यूम इज इसका क्यूब, मैं इसको कैलकुलेट कर कर लिख देता हूँ। ये आएगा 377.9333067। But your answer should be according to significant figure। सुवानी, आपके दोनों आंसर्स गलत हैं, अब भी गलत है। और छोटा होगा सुवानी, काउंट करो ना। Sir, 377.5 आ रहा है। 5 के बाद बाकी 33067। अब जो 377.5 है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, कितने? सुवानी, आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? लास्ट वाले में 377.9 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए। Okay, sir. 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ,
और यहाँ आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई Yes, कर sir. रहे हो दैट हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अभी और राउंड ऑफ करिए। सो इसे जल्दी से ना राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं। 7 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 को राउंड ऑफ करोगे ये 1 हो जाएगा, 1 3 रहेगा, 3 को राउंड ऑफ करोगे 3 रहेगा, 9 9 रहेगा, 9 को राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 3 7। So 7.23, 3 significant figure, 378, 3 significant figure. So that's your final. सर मैंने भी यही भेजा था। Okay, चलो good. ये समझ में आ गया? यस सर सर। मतलब Yes, sir. हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मतलब जितने सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतने में ही हमको आंसर देना है। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स आपने याद किए ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनका ख्याल रखिएगा। ओके, अब तो टाइम नहीं बचा, वरना मैं आपको एक क्वेश्चन और देता। तो आज Sir, I इसको just had a doubt related to this. यस 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 Sir, here our answer came 378, right? So for 378, there is no decimal place in this one. We have rounded it off, but there is no decimal place. But the previous rule that we read about, it said that the significant numbers should have decimals. Forgetting once again. No, significant Yes. rule which says significant figure not always have decimal places. Okay. Can they be negative? Like, Number, yes, number could be positive, negative, can have any number. But just think of this thing, like if you are measuring something, these all are measurement. These are not just numbers, these are measurements. Can measurement be negative? So, Is it possible कि आप कुछ measure करें और measurement negative हो? No, so sir. measurement can never be negative. That's why usually ये negative नहीं आएगा, but if it is negative, somehow कोई लिख के दे रहा है आपको if it is negative, then again the rules जितने भी आपने पढ़े वो as it is valid. okay. But since these are measurements, तो measurements में negative होने के chances कम है. One more thing, अब से आपकी जो Wednesday class होती है संदीप सर के साथ, हाँ, वो choice नहीं है, that's compulsory. उस क्लास को करो क्योंकि आपको अब सब आता है, रूल्स आपको आते हैं, आपको पूरा डायमेंशंस आता है, आपको पूरा एरर्स आता है। एक बार ब्रश अप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और काफी दिन तक आपको याद है। सो आई डोंट थिंक आप में से कोई आता है उस बैच क्लास के अंदर वेडनेसडे क्लास होती है। सर संदीप सर के साथ कौन सी क्लास होती है? अच्छा मानसी, एक मिनट, अच्छा अभी तो पता ही नहीं है किसी को। मानसी आपने ज्वाइन करी है कभी क्लास? सर which class? मैंने ज्वाइन करी है सर, रोबोटिक्स वाली। अच्छा नहीं रोबोटिक्स। सर वो फिजिक्स पढ़ाते हैं? हाँ, क्या पढ़ाते हैं? संदीप सर बेसिकली एक्स एचओडी हैं फिजी के, तो ये हमारे साथ है संदीप सर। संदीप सर रेगुलर बैचेस नहीं लेते, उसके साथ इशू ये है कि संदीप सर बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ाते हैं, तो 11 के बच्चे उनके साथ यूजुअली फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन संदीप सर के साथ अगर आप एक लेक्चर भी कर लो, लाइक मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ा दिया पूरा, एरर भी आपका स्टार्ट हो चुका है, सर के साथ एक लेक्चर होगा जिसमें वो डायमेंशंस ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और शायद आप कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। जैसे नए कॉन्सेप्ट तो नहीं बचे, लेकिन आप कुछ न्यूमेरिकल जरूर डिस्कस करेंगे। सर मैंने ज्वाइन किया था। यस सर, तो लिंक उसी पे है। हाँ, लिंक इसी पर आएगा, बिल्कुल आप किसी को लिंक आएगा। ओके सर। वेडनेसडे उनकी क्लास होगी, तो किसी के सर साथ एवरी वेडनेसडे विल डू क्लास? एवरी वेडनेसडे दे इसका। ओके इट्स गुड फॉर यू, जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, जितने वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप सॉल्व करोगे, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स उतनी अच्छी होती चलेगी। सुहानी आप भी ज्वाइन करोगे, आपके सैट में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल दीस आर न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स व्हिच मैटर। जितनी अच्छी स्किल्स होंगी आपके लिए उतना आसान। Okay, sir. Okay, so let's stop here. The next class. So, thank you. सर Thank you, Thank you, sir. थैंक यू सर।